नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और स्वागत है आपका सबकी गणित में। तो गणित कक्षा 10 अध्याय 1 है प्रश्नावली 1.2 के हम सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो अध्याय प्रश्नावली 1.2 को करने से पहले थोड़ा मैं समझा देता हूँ। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों x और y के लिए उनका जो HCF और LCM का गुणा है वो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है बस। अब हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 पढ़ते हैं हम। तो लिखा है प्रश्न 1 में निम्नलिखित संख्याओं को, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है, अभाज्य गुणनखंड समझा देता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम प्रश्न 1 का 140। ठीक है, प्रश्न 1 का ये है 140। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऐसे डंडे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना आप, बाद में आप खुद करोगे। ठीक है, तो इसमें ऐसी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है जो अभाज्य संख्याएं हैं और सबसे छोटी से शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी तक। जैसे अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, आपको पता है ये है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे 2 का, तो 2 सते 14 और 0 उतारा। फिर 2 का देंगे तो 2 3 6, 2 5 10। फिर 2 का देंगे, सॉरी 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का, तो 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो जो भी ये आए आगे वाले, तो उनको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। उसे ही कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है इसको। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो इस रूप में हमको लिखना है। देखिए अगला है 156। आपको ऐसे ही 156 भी करना है। तो ऐसे 156 लिखना है। अब पहले आपको पता है 2 का भाग जा रहा है, 2 सते 14, 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का जा रहा है, 2 3 6, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18। अब उसके बाद आपको पता है 2 का तो जाएगा नहीं, अब 3 का जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9। अब 13 का ही 13 कम 13। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा आपने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, एक और बता देता हूँ, इन तीनों में से कोई भी, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, जैसे ये तो आसान है। ठीक है, और ये भी मुझे लगता है आसान है। मैं ई वाला बताता हूँ। ठीक है, तो ये है 74 29। तो आपको इसका भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका भाग जाएगा इसमें। ठीक है, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का देखते हैं, तो 7 4 11 12 13 और 9 9 3 25। तो 3 का भाग 25 में नहीं जाता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब 7 का भाग जाएगा, तो देखते हैं 7 का भाग जाता है कि नहीं। 7 ही कम 7, 7 के बजाय 7 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद अभाज्य संख्या आती है सीधे 11, तो 11 का भाग जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे 7 2 9 9 4 13, तो 11 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये कोई ट्रिक है। देखिए आप इसको जोड़ते हो, इसको जोड़ते हो। अगर 11 का भाग देखना है तो 7 दूनी 14। ठीक है, सॉरी 7 2 9। ठीक है, और 9 4 13। 13 में से 9 घटाओ, अगर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का भाज्य आना चाहिए। ठीक है, तो 13 में से 9 गए 4, तो ना तो 0 आया ना 11 का पाड़ा आया। ठीक है, मतलब 11 का गुणज भी नहीं आया, तो 11 का भी नहीं जाएगा इसमें। अब 13 का देखते हैं, तो 13 का भी नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है सीधे, पहले 13 का भाग दे देते हैं हम।
ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मैं 13 का भाग। तो 13 दूनी 26, 13 त्या 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, तो 13 पंजे 65, तो कितना बचा? 9 बचा। ठीक है, यहाँ से एक दाई ली 14, 14 में से 5 गई 9। ठीक है, दो हासिल ली, 13 सत्ते 91, 2 बचा 29 हुआ। अब 13 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 13 का भी नहीं जा रहा है। आप देखते हैं 17 का जा रहा है कि नहीं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 त्या 51, 17 चको 68, 69 70, देखो 14, 14 में से 8 गए 8 6। ठीक है, 14 में से 8 गए 6 और 2 बचा हासिल। उसके बाद 17 त्या 51 होता है। ठीक है, अब 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, अब बचा 9। अब आपको पता है 17 सत्ते 119 होता है, 119 होता है। ठीक है, तो 17 का भाग 437 बार जा रहा है इसमें, तो 17 का भाग देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 17 का भाग देंगे तो 17 चक्कू 68, ये वाला। ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें किसका भाग जाएगा ये देखते हैं हम। 7 का भाग देखते हैं पहले। 7 सत्ते 49, 7 छक्के 42, 1 बचा 17 हुआ। 7 का भी नहीं जा रहा है। 13 का देखते हैं तो 13 दूनी 26, 13 त्या 39, 1 बचा 40, मतलब 13 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 17 का देखते हैं इसमें तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, मुझे लगता है 17 का भी नहीं जा रहा है। 19 का देखते हैं। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं। 19 का जा रहा है मुझे लगता है। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 त्या 57, तो 19 दूनी 38, कितना बचा 39 40, 41 42 43, मतलब 5 बचे 57 हुआ। 19 त्या 57, तो 23 बार गया 19 का भाग इसमें। अब 23 का भाग 23 में 1 बार। ठीक है, तो जो ये इसको लिखा आपने ये थोड़ा कठिन था। ठीक है, बहुत आफत आ गई इसको करने में। 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अब इनको ये तो आसान है, इसको आप कर सकते हो। ये भी आसान है, इसको भी कर सकते हो। अब दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में जो ये है वही सेम लिखा है। ठीक है, देखिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए x और y के लिए। ठीक है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक x और y हैं उनके लिए जो इन संख्याओं का HCF और LCM का अगर गुणा करें तो उन्हीं संख्याओं का गुणा आता है। ठीक है, वही है वो। उसने भी क्या कह रखा है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करके जांच कीजिए। इनके HCF और LCM ज्ञात करना है हमको। जांच कीजिए कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इस और इसका गुणनफल इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है अथवा नहीं। तो हम पहले जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। प्रश्न 2 का ए है 91 और 26, तो इनका हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो 91 और 26 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 9 1 10, 3 का तो नहीं जा रहा है भाग। ठीक है, 91 है, हाँ, तो मुझे लगता है इसमें 7 का जाएगा। तो 7 का जाएगा, 7 एकम 7 और 2 बचा 21वां, हाँ 7 का जा रहा है। तो 7 एकम 7, 2 बचा 21वां, 7 या 21। ठीक है, और 13 एकम 13, इसमें भी 2 का भाग देंगे सबसे पहले। 2 एकम 2, 2 त्या 6 और 13 एकम 13। तो दोनों के गुणनखंड लेते हैं हम यहाँ पे। 91, 91 के गुणनखंड क्या है, 7 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, और
26 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 13 गुणा 1। तो आपको पता है इनका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, ठीक है। तो HCF में क्या होता है कि जो कॉमन होता है वही आपका आता है, ठीक है। तो ये कॉमन है तो यही HCF होगा। अब LCM में कॉमन को एक बार लिखते हैं, बाकी को पूरा लिखते हैं, ठीक है। सभी को वैसे ही उतार देते हैं। तो ये 13 इसमें भी है तो एक बार लिखेंगे, 7 और 2 को लिखेंगे, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 दूनी 91 दूनी 2 एकम 2 2 नम 18 182, ठीक है। तो LCM ये आ गया, HCF ये आ गया। तो उसने कहा है कि बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF है। तो अब हम 26 और 91 का गुणा करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब 91 और 26 दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे हम, ठीक है। आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, आप निकाल के करना, ठीक है। तो 6 एकम 6, अब इसका और इसका गुणा करते हैं तो 2 एकम 2 9 छके 6 नम 54, ठीक है। 54 55 56 56 का 6 हासिल 5 बचा, 9 दूने 18 5 8 5 13, तो 18 और 5 23, तो ये निकल गया इसका, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 नम 54 और 2 एकम 2 56 हो गया, 56 का 6 हासिल 5, 9 दूने 18 5 23, तो ये निकल गया इसका दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम इसका और इसका गुणनफल करते हैं, देखते हैं। LCM इंटू HCF, किसका LCM इंटू HCF? 91 और 26 का, ठीक है। तो कितना है? HCF है 91 और 26 का 13 और LCM है 182, तो इसको करते हैं गुणा। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 96, 13 सत्ते, तो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल बचा 6, तो 106 में से 6 हासिल ये लगा दी हमने, अब 10 बचा, ठीक है। 13 कम 13 10 23, तो आपका ये और ये बराबर आ गया है। इसका मतलब जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जैसे 26 इंटू 91, ठीक है, वो दोनों संख्याओं का LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। आपने ये प्रूव कर दिया है, 91 इंटू 26, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है, और ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए C वाला भी करते हैं, उसके बाद आप आसानी से कर दोगे उसको। C है 54 और 336, देखिए तो पहले इनका गुणनखंड कर देते हैं। 54 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे हम, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर इसमें 3 का जाएगा 3 नम में 27, फिर 3 का जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा 3 कम 3। अब 336 में 2 का देंगे हम, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 2 कम 2, 1 बचा हासिल 2 13 हुआ, 2 छके 12, फिर 1 बचा हासिल 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का देंगे 2 अट्ठे 16 और 2 चुको 8, फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4, सॉरी 2 चुको 8 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है। अब 21 बचा, 21 में 2 का तो जाता नहीं, 3 का जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 का देंगे तो 7 एकम 7। अब सबसे पहले इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 54 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। और 336 के भी लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2, ठीक है, 4 बार गुणा 2 है और 3 गुणा 7। तो 54 और 336 का अगर HCF निकालें तो जो भी कॉमन पॉइंट है वो देखते हैं। तो एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, और एक 3 कॉमन है, बाकी इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, एक तो होता ही है सब में कॉमन। तो 2 × 3 बराबर 6। तो इनका HCF क्या है, 6 है, ठीक है। अब LCM देखते हैं। जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको लिख देना है वैसे ही। तो 2 और 3 तो कॉमन ही, बाकी उनको ऐसे ही उतार दो। 3 × 3, 3 × 3, और ये 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। तो इसको अभी पहले गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है। 2 × 6 × 18, 18 × 54, ठीक है। तो यहाँ तक तो 54 आ गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8 से 56। तो 54 और 56 का गुणा कितना आता है, चलिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। 54 और 56, ठीक है। तो 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 पंच 30 और 5 चौको 20, ठीक है। 6 पंच 30, 5 चौको 20 और 2 हासिल भी बचा था। तो 30 20 50, 2 52 का 2 हासिल 5, 5 पंजे 25, 5 30। तो ये आया आपका 3024, ठीक है। LCM आया 3024, HCF आया 6। तो इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF का गुणा कर देते हैं हम। HCF × LCM, वो भी किन का, इनका जो निकला है। तो 3024 × 6, ठीक है। तो 6 का गुणा 3024 में देंगे तो 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 का 4 हासिल 6 दूनी 12, 13 14 का 4 हासिल 1, 6 0 का 0, 1 हासिल था, 6 × 18। तो इतना हुआ, ठीक है। अब हम इन दोनों को संख्याओं का भी गुणा करेंगे। अगर इतना आता है तो मतलब वो बराबर है। तो पहले 336 दोनों संख्याएं, ठीक है, 336 × 54। तो देखते हैं 336 और 54 का गुणा कितना आता है। 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 3, 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, ठीक है। तो 4 का 4 और 4 0 4, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8। तो देखिए इसका गुणा भी वही आ रहा है 18,144। तो आप कह सकते हो कि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF है, ठीक है, LCM × HCF है। तो इसका भी सही है, हाँ, इसमें भी आप हाँ कह सकते हो और इसमें भी, और ये आपको खुद करना है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये है। अब अगला है तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन्हें हमें LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, ठीक है। तो LCM और HCF तो आप निकाल ही दोगे वैसे, ठीक है, पर हम करते हैं। देखिए प्रश्न 3 का, इसका मैं केवल एक करूँगा क्योंकि ये आसान है, तो इनको आप कर सकते हो, ठीक है। तो 12 15 तथा 21, ठीक है। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड कर देते हैं हम। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छके 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 15 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 3 का जाएगा भाग, पहले 3 5 15 और 5 एकम 5। 21 का करेंगे तो सबसे पहले 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। ये हो गया। अब इनको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 12 का गुणनखंड लिखेंगे, 15 का लिखेंगे और 21 का लिखेंगे, ठीक है।
तो 12 का क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 का क्या है 3 गुणा 5, 21 का क्या है 3 गुणा 7। ठीक है, तो आपको पता है HCF क्या होता है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन होगी वो HCF होगा। तो आपको पता है 3 तीनों में है तो वही इनका HCF है 3। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ कॉमन है नहीं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो तीनों में हो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। और LCM क्या होता है, जो तीनों में है वो तो एक बार लिखना है, जैसे इन तीनों में 3 है तो वो एक बार लिखना है। ठीक है, अब बाकी सबको गुणा कर देना है, जैसे 2 गुणा 2 और 5 गुणा 7। ठीक है, तो ये LCM है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42 होते हैं 420। तो HCF 3, LCM 420। ठीक है, तो ऐसे आपको ये करना है। अब प्रश्न 4, ये और ये आप खुद करना। ठीक है, मैं आपको पूछूंगा ये प्रश्न, ये और ये और ये आपको करने। ठीक है, कमेंट में करना या फिर आप कॉपी में भी भेज सकते हो। ठीक है, चौथा प्रश्न, यदि HCF इतना है, ठीक है, यदि 306 और 657 का HCF 9 हो तो LCM ज्ञात कीजिए इसका हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। प्रश्न 4, तो LCM दे रखा है आपको, सॉरी, इसका LCM आपको ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, 306 और 657, 306 और 657, इसका LCM आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका HCF दे रखा है आपको 306 और 657 का HCF आपको दे रखा है 9। ठीक है, तो इनका आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इनका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बता रखा था स्टार्टिंग में, उसी को बताता हूँ आपको। तो किसी दो संख्याओं का HCF गुणा LCM बराबर x इंटू वाई। ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो x बराबर है 9, आप y ज्ञात करोगे, यहाँ पे y होगा कुछ। ठीक है, तो हमें y ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हमें y पता चल गया तो आपकी संख्या पता चल गई। आपको पता है संख्या क्या है, 306 और 657, तो इनका गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो LCM इंटू HCF बराबर ये इंटू ये 306 गुणा 657। ठीक है, तो आपके पास क्या है, LCM है y और HCF है 9, ये इसका HCF 9 है। ठीक है, अब इसका गुणा करना है हमको और आंसर निकल गया। तो चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे 306 657, तो ये बहुत लंबा गुणा हो रहा है, तो कोई नहीं, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 0 का 0 4, 7 21, यहाँ पे कट किया, 5 6 30 का 0 हासिल 3। ठीक है, 5 0 का 0 3, 5 15। अब 6 6 36 का 6 हासिल 3 और 6 0 का 0 3 यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अब 6 18। ठीक है, अब इनको जोड़ दो आप, 2 4 3 1 4 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 5 4 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 2।
तो आपका आंसर आया ये। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 20, 10, 42। आपका उत्तर आया 20, 10, 42। अब इसमें 9 का भाग देना है आपको, ये गुणा में है भाग में जाएगा, तो 20, 10, 42 में आपको देना है 9 का भाग। तो 9 दूनी 18, 2 बचा 21वां, 9 दूनी 18, 3 बचा 30वां, 9 तियाँ 27, 28, 29, 30, 3 बचा 34वां, 9 तियाँ 27, 7 बचा 72वां और 9 अट्ठे 72। तो आपका आंसर एलसीएम आ गया आपका ये वाला। अब हम प्रश्न 5 करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 5 में लिखा है, जांच करें कि क्या किसी दी गई प्राकृतिक संख्या x के लिए, कोई दी गई प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की घात x अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जैसे कोई है, ठीक है, हम 1, 2, 3, 4 रखें। आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्रश्न 5वां, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है क्या होती है? 1, 2, तो x को दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी अनंत तक, ठीक है। तो किसी प्राकृतिक संख्या x के लिए संख्या 6 की घात x अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उसने पूछ रखा है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है आपको कि यदि x के किसी मान के लिए, ठीक है, चलो मैं लिखता हूं। आपको क्या लिखना है? यदि x के किसी, इनमें से किसी भी मान के लिए, किसी मान के लिए, ठीक है, 6 की घात x बराबर 0, ठीक है। x का कोई मान ऐसा आ गया कि 6 की घात x बराबर 0 हो गया, ठीक है। देखिए, अगर वो 0 हो गया तो वह 5 से भी विभाजित होगी, ठीक है, 5 से भी विभाजित होगी क्योंकि वो 0 है, 0 से 5 का भाग जाता है, ठीक है। तो वह 5 से भी विभाजित होगी, लेकिन जो कि असंभव है, ठीक है। 5 से तो इसके गुणनखंड में तो 5 आता ही नहीं। 6 की घात x मतलब 6 की घात कुछ भी हो उसके गुणनखंड को करेंगे तो उसमें 5 आता ही नहीं है, ठीक है। 2 और 3 के अलावा उसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। आप कहोगे 6 की घात x के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। तो इसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो असंभव है, ठीक है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो वैसे इसके गुणनखंड में अगर 5 आना चाहिए क्योंकि वो 5 से विभाजित है, लेकिन 5 आना चाहिए, ठीक है, चाहिए, जो कि असंभव है। देखो इसके गुणनखंड में 5 आ ही नहीं सकता, आप कुछ भी लिखो। 6 की घात आप 6 की घात 1 लिखो तो 6 हुआ, 6 के गुणनखंड करोगे तो 2 तियाँ 6 और 3 के 3, 5 तो आएगा नहीं। 6 की घात 2 मतलब 6 6 36, ठीक है। तो 36 में भी आपका 5 आ नहीं सकता, ठीक है। 6 की घात कुछ भी हो उसमें 5 आ नहीं सकता, इसका मतलब ये असंभव है, ठीक है। तो x के किसी भी मान के लिए 6 की घात x बराबर 0 नहीं होगा। अतः 6 की घात x 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इसे कठिन है ये, ठीक है। आपके लिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया।
कि अगर x का मान 0 है, 6 की घात x का मान अगर 0 है तो 0 तो 5 से भी विभाजित होता है, ठीक है। और अगर 0 5 से विभाजित होता है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में तो वो आता ही नहीं है, इसलिए x का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यही था इसमें। अब छठवां है कि हाँ, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 प्लस 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। तो हमें इनको देखना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो प्रश्न छठवां, ये लिखा है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, तो ये अभाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, ये पूछ रखा है हमको। तो सबसे पहले इसको सिंपल कर देते हैं। देखो ये 13 और 13 दोनों में है, तो 13 को कॉमन ले लो, मतलब उभयनिष्ठ ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुणा 13 7 गुणा 11, 11 सत्ते 77 बचा यहाँ, ठीक है। और यहाँ बचा 1, तो ये क्या हो गया 13 गुणा 78, ठीक है। अब देखिए, अब 78 तो भाज्य संख्या है, ये क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये इसमें दो का भाग भी जाता है, एक और स्वयं के अलावा अन्य 2-3 चीज़ों का भी भाग जाता है। जैसे 2 का भाग जाता है इसमें, ठीक है, 3 का भाग जाता है, ठीक है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, आप कह सकते हो, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब ये भी है, एक दे रखा है हमको 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, देखो ये दे रखा है हमको गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5, यही दे रखा है, ठीक है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा, तो ये भाज्य संख्या क्यों है पूछ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 तो नहीं बचेगा, 4 बचेगा, गुणा 3 गुणा 2, और यहाँ बचेगा धन में 1, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया। तो इसका गुणा करते हैं हम अब, 3 दूनी 6 चौको 24 और गुणा 7 छके 42, ये 5 बाहर है और धन 1, 4 दूनी 8 4 चौको 16 2 दूनी 4 16 4 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 धन 1। तो 1008 में 1 जोड़ोगे तो 1009। अब आपको पता है ये इसमें 3 का भाग जाता है, 3 का तो नहीं, पर जाता है किसी चीज़ का भाग, किसका जाता है 1 9 9 में से 1 गया 8, तो इसमें तो मुझे लगता है 5 का जाता है, ठीक है। 5 के अलावा इसमें एक स्वयं के अलावा 1 और स्वयं के अलावा 5 का भी जाता है, और चीज़ों का भी जाता होगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है ये भी, ठीक है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और स्वयं के अलावा और चीज़ों का भी भाग जाता है। अब अगला है ये, किसी खेल में मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। खेल में इस मैदान का एक चक्कर लगाने में मोनिका को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में शशि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं तो एक ही दिशा में चले तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो आपको पता है वो कितने समय बाद, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक, मतलब कितने लघुत्तम समय में वो अपनी जो चक्कर घूमना है उसका वो समाप्त करते हैं, ठीक है, उस रास्ते को समाप्त करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा, 18 और 12 का आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्रश्न 7, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो ऐसे ही निकाल दो आप, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे पहले, 2 नम 18 2 छके 12, फिर 2 का देंगे तो 9 को ऐसे रहने तो 2 3 6, अब 3 का देंगे तो 3 3 9 3 कम 3, फिर 3 का देंगे 3 कम 3, ठीक है, 2 दिन 4 3 12 3 36, तो
18 और 12 का एलसीएम बराबर 36। ठीक है, तो ये है। तो आप लिखोगे कि आप लिखोगे 36 मिनट बाद। ठीक है, 36 मिनट बाद वे एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 1.3 को लेकर। तो आप कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर प्रश्नावली 1.3 की वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।